हेलो एवरीवन, जीके जीएस मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा पहला दिन, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल नहीं किया गया है। देखो, सांड, घोड़ा, सिंह, इन सभी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है, बट जो ऊँट है इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। यह 21 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। ये स्तनधारी जीव है और इसका जो गर्भकाल होता है वो 400 दिन का होता है। ये 40 से 50 साल तक की उम्र तक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो, शेर, बाघ, घोड़ा, इन सभी को छोड़कर जो हमारे पास ऑप्शन बचता है हाथी, यानी हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में बताया गया है। तो हाथी के बारे में जान लेते हैं। देखो, हाथी क्या है, आप सभी जानते हैं कि हाथी हमारी पृथ्वी पर सबसे विशाल जीव है। इसका जो गर्भकाल होता है वो 22 महीनों का होता है और इसकी सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है, यानी ये 4-5 किलोमीटर दूर से ही पानी को सूंघ लेता है। और इसकी जो उम्र होती है वो लगभग 50 से 70 वर्ष तक ये जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनवाया था। देखो, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने बनाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों से बना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में है अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां है जो नीले कलर का है। अब इसकी जो कल्पना की थी वो की थी पिंगाली वेंकैया ने। कब की थी? आज़ादी के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में बैठक हुई थी, उसमें इसको अपनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है पिंगाली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। देखो, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है हमारा वंदे मातरम। यह संस्कृत भाषा में लिखित है और इसको जो लिखा था वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। ये क्यों लिखा था? आज़ादी के समय जब लड़ाई होती थी, स्वतंत्रता के समय, तब लोगों को प्रेरणा देने के काम आता था। इसका स्थान जनगण मन के बराबर है, यानी जनगण मन और वंदे मातरम दोनों इक्वल ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। यानी हमारा जो कैलेंडर चलता है, जैसा आपने देखा होगा कैलेंडर होता है सभी के घर में, तो अब कौन सा कैलेंडर मान्य है, जूलियन, शक, रोमन या फिर ग्रेगोरियन। तो देखो, सबसे पहला जो कैलेंडर था हमारा उसका नाम था विक्रम संवत। दूसरा कैलेंडर आया उसका नाम था शक संवत जो अभी भी चल रहा है। तीसरा आया हमारा हिजरी कैलेंडर। चौथा आया हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अब जो विश्व भर में मान्य है हमारा वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगला देखेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया है। तो कौन सा पशु? देखो, आप ये मैप में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पशु देखे जाने वाला है बैल, यानी जो मोहरें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में उन पर सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी मिली है वो बैल की मिली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, यानी जो नहाने की जगह होती थी वो सबसे विशाल था। अब वो कौन से आकार का था? वृत्ताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मैप में कि वो कैसे आकार का था, आयताकार के आकार का था। इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर लंबा था और 7 मीटर ये चौड़ा था। वर्तमान में ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, जो पुरातात्विक स्थल है ये किस राज्य में स्थित है। देखो, जो ये स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसकी खोज हुई थी 1964 में। इसकी खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? गुजरात, यानी ये कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया था। तो सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। अब हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा का मैप आप देख पा रहे होंगे, तो ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। जो हड़प्पा है वो कैसा है? पुरातात्विक स्थल है। यह शहर रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है।
यह कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता से संबंध रखने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली खोजी गई सभ्यता थी, हमारी जो सिंधु सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? देखो, चिल्का झील, माउंट एवरेस्ट, थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो है थार रेगिस्तान। अब ये ऑप्शन सही क्यों है? क्योंकि देखो, जो थार रेगिस्तान है वो महान भारतीय मरुस्थल भी कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ये आता है और ये कहाँ पर है? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये जो है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। लगभग 85% ये भारत के पास है और 15% ये पाकिस्तान में है। यहाँ की जो बालू है अर्थात जो रेत है वो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ने पर अधिक गर्म हो जाती है और जब सर्दी पड़ती है तो वो ठंडी हो जाती है। यानी जो बालू की प्रवृत्ति है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर तापमान का परिवर्तन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। देखो, जो भारत है, अगर आपने भारत का मैप देखा होगा, आप देख पा रहे होंगे मैप को कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? देखो, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ की तटीय स्थिति के कारण वहाँ पर क्या है, एक तट है, जो कोंकण तट है, ये कितने हिस्से में फैला हुआ है? देखो, ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है जो कोंकण। इसकी जो लंबाई है लगभग 720 किलोमीटर लंबा ये तट है। भारत के कौन से तट पर आता है ये? भारत के पश्चिमी तट पर ये देखने को मिलता है। अब ये पूरब में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? देखो, पूरब में पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, पश्चिम में अरब सागर को टच करता है ये, उत्तर में दमन गंगा नदी से टच, और दक्षिण में ये है अघनाशिनी नदी से घिरा हुआ है। ये इसकी लोकेशन हो गई, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक यामियोत्तर रेखा यानी जो हमारी स्टैंडर्ड लाइन है जिससे हम समय निर्धारित होता है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हमें उसमें से, तो इसमें कहा है उनमें से कौन सा राज्य नहीं है। इसमें से मैं बताना, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा राज्य नहीं। देखो, जो स्टैंडर्ड रेखा है वो है 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। और ये 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है। पहला है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अब इसमें देखो 3 ऑप्शन है, यानी बिहार का हमने नाम नहीं लिया, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है? बिहार। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कौन से सन में? देखो, जो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एक नियम लाया गया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ये लाया गया था हमारा सन 1773 में लाया गया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है 1773। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लिखा है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के लिए कितने सदस्य थे? देखो, जब ये नियम लाया तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंसी थी उनको बढ़ा दिया गया, यानी उनकी पोस्ट बढ़ा दी गई थी। तो जो गवर्नर था वहाँ का, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया। तो जब उसको गवर्नर जनरल बनाया तो उसकी सहायता के लिए एक 4 कार्यकारी परिषद बनी जो उसकी हेल्प करेगी, उसकी मदद करेगी। तो हमारा सही आंसर हो जाता है 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जैसा कि हमने अभी बताया, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, सन
वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो तो थे हमारे एलिजा एम पे, बट चैम्बर्स, स्टीफन और हाइट्स न्यायाधीश को एक राजपत्र दिया गया था 1974 में। इसके द्वारा उनको नियुक्त किया गया था। इनका जो सेवा काल था वो कोई निश्चित नहीं था। इनका सेवा काल निश्चित नहीं था। इंग्लैंड के सम्राट की इच्छा थी कि कब वो उनको समाप्त कर दें। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ब्रिटिश नीतिवेत्ता, ये दार्शनिक थे, नीतिवेत्ता थे, राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राष्ट्रों की संपदा। अब इनके अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र का संबंध धन के उपयोग, उत्पादन और उसके विनिमय वितरण से है। तो हमारा आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 डैश द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, देखो प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को डैश कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता था। तो उनको कहा जाता था कि लाल कॉलर कार्यकर्ता उनको कहते थे, जो प्राथमिक। अब हम देख लेते हैं कि प्राथमिक गतिविधियां क्या होती हैं। देखो जैसे संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पालना, लकड़ी काटना, पशुपालन, खेती और खनन, ये सब किस में आती थी? हमारी प्राथमिक गतिविधियों में आती थी। तो इनको जो काम करते थे लोग, उनको कहते थे लाल कॉलर। अगला क्वेश्चन है, कृषि और सेवाएं के क्रियाकलाप अर्थशास्त्र के निम्नलिखित डैश में से किन क्षेत्रों के संबंधित है? ठीक है, देखो कृषि जो है, यानी जब हम कोई नींव भरते हैं तो उसको, अब कृषि का काम क्या हुआ कि नींव हुआ, यानी कच्चा माल उगाएगा। कृषि में होता है हमारा कच्चा माल उगता है और फिर उसको बाद में जब वो खाने लायक हो जाता है, यानी जब जैसे मान लो हमने गेहूँ उगाया, गेहूँ कच्चा है तो वो कृषि हो गया। जब हम उसकी रोटी बनाकर खाएंगे तो रोटी क्या होगी? सेवाएं होगी। तो वो डायरेक्ट किस में आया? धरती से। अब देखो गेहूँ जो था उगा, और गेहूँ के बीज की प्रोसेस को द्वितीय प्रोसेस कहते हैं। जब वो हम खाने लायक बन जाती है, वो सेवाओं में आ जाती है, तो इसका हो जाएगा हमारा प्राथमिक और तृतीय, यानी कृषि प्राथमिक है और जो सेवाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं टेस्ला। तो इसका सही आंसर हो जाता है टेस्ला। देखो जो न्यूटन है वो बल की इकाई है, जो अग्र है वो ऊर्जा की इकाई है, जो वेबर है वो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। अगला देखेंगे हम, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? देखो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पर है दूरी, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब बात आई घनत्व। अब बात करते हैं हम घनत्व की। तो घनत्व जो नापता है वो नापता है किसी आयतन का द्रव्यमान। अब समय नापता है हमारा दिन और रात की अवधि को। प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा? तो फोटोमीटर एक उपकरण आता है, उसके द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा को मापने के लिए, यानी पानी का जो जल होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के बाद उसको हम बता सकें? देखो तो ये रेन गेज एक उपकरण होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक उपकरण होता है जिसको हम लगाकर बरसात के पानी को इकट्ठा करके हम बता सकते हैं कि कितनी बरसात हुई है। तो कौन सा उपकरण है वो? रेन गेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन सा? देखो तो आवेग का फॉर्मूला होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल। तो अब देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद और आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से
जीएस की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।